नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी के योजनाओं का भरोसा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं के बदौलत मोदी सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वोट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे। अब जबकि वोटिंग के लिए चंद दिन ही बचे हैं, तो देखते हैं कि यहाँ के लोग मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर क्या कहते हैं। संभल में तीसरे चरण यानी कि 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संभल लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी लिस्ट से वर्तमान बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह सैनी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी स्तर पर कराए गए सर्वे और स्थानीय फीडबैक के आधार पर पार्टी हाईकमान ने मौजूदा सांसद सत्यपाल सैनी का टिकट काट दिया है और उनकी जगह बीजेपी ने इस बार फिर सैनी उम्मीदवार पर विश्वास जताते हुए परमेश्वर लाल सैनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2014 में सत्यपाल सिंह सैनी में 5000 की मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी के गढ़ संभल में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उम्मीदवारी के लिए जब बीजेपी ने सर्वे और सांसद का फीडबैक लिया तो वर्तमान सांसद सत्यपाल सिंह सैनी इस कसौटी में फेल हो गए। ऐसे में बीजेपी ने एक और सैनी उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी पर दाव लगाया है। दरअसल बीजेपी के लिए संभल सीट उम्मीदवार का फैसला करना आसान नहीं था। बीजेपी से टिकट के दावेदारों की संख्या अच्छी खासी थी। एक तरफ मौजूदा सांसद सत्यपाल सिंह सैनी खुद अपने टिकट के लिए दावा ठोक रहे थे, तो वहीं यादव वर्ग से भी 3 उम्मीदवार जुगत भिड़ा रहे थे। तमाम जदोजहद के बाद आखिरकार पार्टी ने परमेश्वर लाल सैनी का टिकट फाइनल कर दिया। परमेश्वर लाल सैनी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मंडल की राजनीति से लंबे समय से जुड़े परमेश्वर लाल सैनी को राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। संगठन के साथ ही स्थानीय स्तर पर वो अपनी सक्रियता के कारण चर्चा में रहते हैं। साल 2010 से 2016 के बीच स्थानीय निकाय के चुनाव में 19 विधानसभा क्षेत्र और 5 लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपनी घुसपैठ कर परमेश्वर लाल सैनी विधान परिषद के सदस्य बने थे, यानी कि संगठन स्तर पर भी बीजेपी में उनकी अच्छी खासी पहचान है। संभल में तीसरे चरण यानी कि 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गठबंधन से समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान वर्ग 2014 के चुनाव में मामूली अंतर से हार कर दूसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में संभल से बीजेपी प्रत्याशी रहे सत्यपाल सैनी ने जीत कर इतिहास रचा था। 2014 में संभल लोकसभा क्षेत्र में पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के लिए जारी बीजेपी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में संभल से दूसरी बार जीत की दावेदारी ठोक रहे वर्तमान सांसद सत्यपाल सैनी का नाम गायब है और उनकी जगह बीजेपी ने इस बार संभल से परमेश्वर लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने भले ही जीत की उम्मीद में अपना प्रत्याशी बदला हो, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी के लिए यहाँ बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी की योजना का लाभ वर्तमान सांसद सत्यपाल सैनी संभल की जनता को कितना दिला पाए हैं, ये भी बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की कसौटी बनेगी। दो 2014 में संभल लोकसभा क्षेत्र में जो हुआ उसने बीजेपी के लिए इतिहास रच दिया। लोकसभा क्षेत्र के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद से यहाँ पर कमल नहीं खिल सका था, लेकिन 2014 में पहली बार मोदी लहर में संभल के लोगों ने यहाँ भगवा झंडा लहरा दिया। सतपाल सिंह सैनी को संभल लोकसभा सीट से पहला बीजेपी सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतपाल सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को 5000 के मामूली अंतर से हरा दिया था। बीजेपी के सतपाल सिंह सैनी को 3,60,000 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने 3,55,068 वोट हासिल किए थे। बहुजन समाज पार्टी के अकीलुर रहमान खान को 2,52,640 वोट मिले थे। अब जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हो चुका है, तो संभल संसदीय क्षेत्र में इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि 2014 का चुनाव बीजेपी ने महज 5,000 के मामूली अंतर से जीता था। ऐसे में गठबंधन के बाद सपा और बीएसपी को पक्का यकीन है कि वो बीजेपी को चुनावी अखाड़े में पटखनी देने में कामयाब होगी। बीजेपी को भी सपा और बीएसपी की मिलीजुली ताकत का एहसास है, लेकिन बीजेपी को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तरकश में योजनाओं के इतने तीर हैं कि इसके सामने विपक्ष टिक नहीं पाएगा। लेकिन क्या पीएम मोदी की सभी योजनाएं संभल में धरातल पर उतर पाई हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन योजनाओं के दम पर बीजेपी 2019 में जीत का दावा कर रही है, वो संभल की आम जनता तक कितनी पहुंच पाई है और जनता को इन योजनाओं का कितना फायदा मिला है, ये जानना भी जरूरी है। मुस्लिम बहुल संभल सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमौली और संभल सदर सीट शामिल है। बीजेपी का दावा है कि इन इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से लोगों को बड़ा फायदा मिला है। बात उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आवास योजना या शौचालय निर्माण की हो, इन योजनाओं से संभल के सभी जाति और धर्मों के लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। ऐसे में बीजेपी को यकीन है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी यहाँ की जनता तमाम जातीय और धार्मिक समीकरणों के ऊपर उठकर मोदी की विकास वाली योजनाओं की वजह से बीजेपी को वोट देगी। अब जबकि मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 2019 का लोकसभा चुनाव दहलीज पर है। तो एपीएन की टीम संभल पहुंचकर जमीनी स्तर पर पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जायजा ले रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि संभल में पीएम मोदी की वोट की योजना कितनी कामयाब हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में बीजेपी के वर्तमान सांसद के टिकट कटने से पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। पार्टी का कहना है कि टिकट काटने का फैसला सांसद के रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद हुआ है। तो क्या संभल के सांसद सत्यपाल सैनी पीएम मोदी की योजनाओं को धरातल पर उतारने में नाकाम हुए हैं? क्या है संभल में पीएम मोदी की योजनाओं की हकीकत और क्या इन योजनाओं का फायदा 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद है संभल लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करने के लिए मौजूद है संभल लोकसभा क्षेत्र के ही कुछ निवासी, और आइए उनसे जानते हैं कि उनका इन योजनाओं के बारे में क्या कहना है और ये 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या असर डाल सकती है। जी, जैसे मोदी जी ने कुछ योजनाएं चलाई थी जन कल्याणकारी, तो इन योजनाओं से आम जनता को कुछ फायदा मिल पाया है या नहीं? सबसे पहले ये योजनाएं धरातल पर नहीं है, जमीन से इसका कोई संबंध नहीं। सरकार द्वारा जो योजना आयुष्मान भारत चलाई गई है, वो सिर्फ चंद उनके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से उनको फायदा देने के लिए चलाई गई। दूसरी योजना कहते हैं कि हमने गरीब लोगों को गैस कनेक्शन वितरित किया है। जब गैस का सिलेंडर 900-800 रुपये का मिलेगा तो गरीब को क्या फायदा होगा? खाली चूल्हा और सिलेंडर देने से क्या उसकी गैस जल जाएगी? जब तक उसमें गैस नहीं होगी, रिफिलिंग नहीं होगा, वो रिफिलिंग कहाँ से ला रहे? और उसके बाद वो ये कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन हमने पूरा कर दिया। कहाँ हुआ पूरा स्वच्छ भारत मिशन? क्या आप यहाँ से निकल के देख लो, ये स्वच्छ भारत मिशन है, यहाँ पे सफाई करके दिखाना था। तो इसी तरह जो भी सरकार ने जितनी योजनाएं क्रियान्वित की है भाजपा सरकार ने, वो जमीन पर एक ही हकीकत नहीं है। सबसे पहली बात ये है, जो किसानों के नाम पे जो इनका पेट ज्यादा मिला कुछ नहीं है। हमारी महंगाई इतनी बढ़ा दी, जो हमारे 100 रुपये अगर गेहूँ बढ़ा है तो 2013 में हमारा डीएपी कट्टा 420 रुपये का था, आज 1375 का है। दूसरी बात है, पंजाब में किसानों को बिजली फ्री मिल रही है, किसानों को हमदा तो उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली माफ करें। हरियाणा मध्य प्रदेश सरकार ने 160 रुपये बोनस दिया है, ये क्यों नहीं दे रहे? ये किसानों को हमदर्द है। केवल इन्होंने झूठी अफवाह फैला के ये गुमराह करना चाहते हैं। किसानों को बीमा के नाम पर लूटा जा रहा है। केवल प्राइवेट कंपनियों को अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान का जबरदस्ती बीमा करता है। आज तक हमारे किसी किसान को बीमा दिया नहीं। गन्ने की भुगतान बात करते जो आने से पहले 14 दिन पेमेंट देंगे, आज 20,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान है, कोई जवाब नहीं है। हवा में बातें चल रही है सब। तो किसान पूरी तरह इनसे निराश है और इस किसानों ने इस चुनाव में बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। जहाँ ये रोजगार की बात करते हैं युवाओं के लिए,
वहाँ पर हालात ये है कि आप एजुकेशन में जाएं तो रोज एक भर्ती निकलती है, उसका स्टे लग जाता है। एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ 8-10 महीने गुजर गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद सुपर टेट कराया, वहाँ इन्हीं के लोग जाते हैं, स्टे ले आते हैं। उसके बाद आज 62 दिन हो गए हैं, लोग आमरण अनशन तक पे आ गए हैं। इलाहाबाद पीएनपी पे आप जाके देखिए, लेकिन योगी सरकार की जू नहीं रेंग रही। एक तरफ वो बात करते हैं रोजगार की और एक तरफ वो लोगों के साथ खिलवाड़ के हालात ये हैं, जो बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्वालीफाई कर रहा है, उसको यही नहीं पता हो क्या रहा है। ऐसा धोखेबाज सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। 2019 में उनको पता चल जाएगा कि उनको कितने वोट मिलेंगे, जब सीटें कितनी आएंगी। जो वैकेंसियाँ निकली हुई है उन पर रोक लगा रखी है जबरदस्ती। मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है, उर्दू वैकेंसी पर रोक लगा दी इन्होंने। जबकि हाई कोर्ट से आदेश होने के बाद भी जो है हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे। ऐसी सरकार का होने से क्या फायदा है उत्तर प्रदेश के अंदर? जब हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माने तो वो लॉ एंड ऑर्डर क्या है सरकार का? कुछ नहीं है, केवल एक जो है हिंदू मुस्लिम की भेदभाव बढ़ाने का मकसद है इनका, इसके अलावा और कुछ नहीं है सरकार। मोदी जी ने 4.5 साल ठगा, योगी जी को 2 सालों को ठगते कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं है। योजना भी है तो वो सिर्फ कागजों में है, कहीं कोई पब्लिक को फायदा नहीं है। लोगों को बेरोजगार कर दिया, नोटबंदी करके मोदी जी ने किसानों का शोषण किया, बेरोजगार युवा हुआ, व्यापारी परेशान। तो जितनी भी ये योजना है सिर्फ सरकार की दिखाने की, कोई कागज पे धरातल पर कहीं नहीं है। 2019 के चुनाव में संभल सीट फिर से सुर्खियों में है। 2014 में संभल सीट पर पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो 2019 में जीत दोहराने के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया। यानी कि इस बार बीजेपी अगर जीत भी जाती है तो संभल के सियासी इतिहास में नया नाम जुड़ेगा। संभल में पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में यहाँ की जनता क्या कहती है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ की जनता का सियासी मिजाज जानने के लिए पहले देखते हैं संभल का चुनावी इतिहास। संभल में बीजेपी को यकीन है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं से संभल की जनता का इतना फायदा हुआ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यहां से ऐतिहासिक जीत होगी। समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे संभल में 2014 में पहली बार जीतने वाली बीजेपी को लगता है कि मोदी की योजनाओं से संभल में बीजेपी की जड़ें मजबूत हुई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजनाओं को लेकर बीजेपी संभल की जनता के पास जा रही है। लेकिन क्या पीएम मोदी की योजनाओं से संभल का चुनावी इतिहास बदल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। संभल के चुनावी इतिहास को देखें तो भारतीय राजनीति के कई दिग्गजों ने संभल सीट से अपनी किस्मत आजमाई है और राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाया है। आजादी के 30 साल बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में संभल संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। संभल लोकसभा सीट पर 1977 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर में लोकदल की शांति देवी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 3 साल बाद ही जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई तो 1980 में कांग्रेस के विजेंद्र पाल सिंह को जनता ने अपना सांसद चुन लिया। 1984 के लोकसभा में संभल सीट पर एक बार फिर से शांति देवी ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनी गई थी। साल 1989 आते आते संभल लोकसभा क्षेत्र की सियासी फिजा बदलने लगी और जनता दल के त्रिपाल सिंह यादव को संभल की जनता ने अपना सांसद चुना। 1991 के लोकसभा चुनाव में संभल की जनता ने एक बार फिर जनता दल के त्रिपाल सिंह यादव पर अपना विश्वास जताया और सांसद बनाया। 1996 में संभल संसदीय क्षेत्र में बीएसपी का दबदबा बढ़ा और संभल सीट पर बाहुबली नेता डीपी यादव का कब्जा हो गया। 1998 में संभल सीट देश भर में सुर्खियों में आ गया जब यहां से राजनीति के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। ये मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक कद ही था कि जनता ने 1990 में हुए चुनाव में उन्हें दोबारा अपना सांसद चुना। साल 2003 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2004 में समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव पहली बार संभल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार बने और यहां से सांसद चुने गए। 3 बार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रहने के बाद 2009 में संभल सीट फिर से बीएसपी के खाते में चली गई। बीएसपी के शफीकुर रहमान बर्क 2009 में यहां से संसद पहुंचे, लेकिन 2014 में संभल की सियासत ने करवट बदल ली और इस संसदीय क्षेत्र को मोदी लहर ने अपनी चपेट में ले लिया। बीजेपी के टिकट पर संभल सीट से चुनावी मैदान में उतरे सतपाल सिंह सैनी को जनता ने अपना सांसद चुना। इस सीट पर पहली बार बीजेपी की जीत हुई और संभल में बीजेपी के लिए एक नया इतिहास बन गया। अब 2019 के चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी की योजनाओं के सहारे 2014 के इतिहास को दोहराने की कोशिश में जुटी है। अब देखना ये है कि क्या मोदी की योजनाओं से बीजेपी का बेड़ा पार होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में मोदी की योजनाओं से संभल के चुनावी महाभारत में बीजेपी की जीत होगी। लेकिन क्या संभल में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर ठीक उसी तरह से उतर पाई है जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने की थी? क्या 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की योजनाएं वोट में तब्दील हो पाएंगी? इस बारे में क्या कहती है संभल की जनता, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मोदी जी के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं संभल लोकसभा क्षेत्र के ही कुछ मतदाता, जिनसे बात करते हैं कि उन योजनाओं से आम जनता को कितना फायदा हुआ, 2019 के लोकसभा चुनाव में वो योजनाएं कितना इफेक्ट डाल सकती हैं। और तो बातचीत करने के लिए चलते हैं आम जनता के पास और उनसे जानते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है। सर, ये जो कुछ मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं जन कल्याणकारी, तो उनसे जनता को कितना लाभ हुआ है? जनता को फायदा हुआ। जो उज्ज्वल गैस योजना लागू हुई है उससे जो है घर घर चूल्हे जलने लगे हैं और जो है महिलाएं जो है परेशान रहती थी चूल्हा जला के, वो गाँव में इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है, गाँव वालों को बहुत फायदा हुआ है। तो क्या मानते हैं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी को इससे कुछ फायदा होगा? हाँ, मोदी जी को इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। मोदी जी को इसमें जो पहले से ज़्यादा बहुमत आएगा। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं नहीं चलाई। लगभग 76 योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना तो ये है कि बिजली जो कभी आज तक किसी रिकॉर्ड तोड़ बिजली कभी नहीं मिली इतनी, जो 22-24 घंटे बिजली मिल रही है। गाँव में जो मजरे थे और जो 50 साल से बिजली नहीं थी, वो गांव तक रोशन हो गए। उन लोगों ने कभी जिंदगी में बिजली नहीं देखी। और गैस की योजना में इतना बड़ा फायदा है कि जो 20 दिन पहले गैस बुक करा के मिलती थी वो 20 घंटे में मिल रही है। घर घर योजनाओं से फ्री गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, बिजली के कनेक्शन फ्री मिल रहे हैं। तमाम योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिससे 12,000 रुपये में गरीब घरों, जंगलों में घर घर गाँव में शौचालय बनाए जा रहे हैं। खुले में शौच जाना सबने बंद कर दिया। इससे बीमारियां जो फैलती थी वो बंद हो गई। और जो पेंशन योजना 300 रुपये थी वो 500 रुपये बढ़ा के कर दी। स्वतंत्रता संग्राम लोकतंत्र सेनानी की जो 15,000 रुपये मासिक पेंशन थी उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी। मैं समझता हूँ जन कल्याण योजनाओं से कोई वर्ग अछूता नहीं होगा और 2019 में रिकॉर्ड तोड़ वोट देंगे। पिछले 2014 से भी ज्यादा सीटें इस लोकसभा से आएंगी। इस चुनाव में बिजली कोई मुद्दा नहीं है। बिजली की आपूर्ति अब इतनी अधिक हो गई है करीब करीब पूरे भारतवर्ष में कि बिजली अब इस चुनाव का कोई मुद्दा नहीं रहा। और तीसरी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो देश भर में सड़कों का जाल बिछा, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज को मदद दी गई, जो सड़कों का जाल बिछा उससे व्यापारी वर्ग को, देशवासियों को बहुत फायदा हुआ है। आवागमन सुगम हुआ, माल का भी और यात्रियों का भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मोदी जी को 2019 में फिर विजय दिलाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ये विजय जो है पिछली विजय से भी अधिक जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब अधिक मात्रा में इनकी सीटें आएंगी और ये बड़ी सशक्त सरकार बनाएंगी। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर संभल में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में जीत दर्ज की थी। संभल के लोगों को बीजेपी से बड़ी उम्मीदें थी। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी बनाया। लेकिन क्या इन योजनाओं को संभल में ठीक से लागू किया जा सका? संभल में पीएम मोदी की योजनाओं का क्या हाल है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या उनकी योजनाओं से खुश होकर संभल में दोबारा बीजेपी के उम्मीदवार को अपना सांसद बनाकर पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना उनका पूरा करेगी? आइए खुद यहाँ की जनता से जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुछ छात्र जिनसे हम जानेंगे कि जो मोदी जी ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जन कल्याणकारी, उन योजनाओं से जनता को कितना फायदा हुआ है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय। तो जो मोदी जी ने कुछ योजनाएं चलाई है उसके बारे में क्या कहना है? तो कुछ फायदा होगा बीजेपी को? कुछ फायदा होगा नहीं, फायदा हो रहा है क्योंकि मोदी जी ने गैस कनेक्शन बांटे हैं गरीबों में। मेरा घर एजेंसी की गैस एजेंसी के पास में ही है। मैं रोज सुबह जब उधर से कोचिंग आता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं और आदमी लोग सब बैठे रहते हैं वहाँ पे। मैंने खुद उन लोगों से पूछा कि आपको मतलब गैस कितने दिनों बाद आई है? मतलब पहली बार हमारे गांव में मतलब हमें गैस कनेक्शन मिला है, ये मिला। और वो आयुष्मान योजना चलाई है उसमें पहली बार हमारे घर वालों का भी
उसमें कार्ड मिला है हम लोगों का मुफ्त इलाज होगा और गरीब लोगों का भी हो रहा है, तो उससे फायदा ही फायदा। तो 2000 मानते हैं बीजेपी को, बीजेपी को फायदा हुआ है और हो रहा है, बीजेपी जीतेगी दोबारा, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। आम जनता को काफी फायदा हुआ उससे, जैसे गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख तक का इलाज के लिए। गरीबों के लिए पहले इलाज नहीं होता था किसी कारण, आज उनका इलाज हो पा रहा। तो 2000 फायदा काफी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी ने किसान पेंशन और ये ग्राम विकास में कभी गड्ढे में सड़कें नहीं थी, उन्हें गड्ढे में सड़कों से छुटकारा मिला और हर एक गांव में काम हो रहा है। क्या कहेंगी ये जो योजनाएं चलाई हैं, जैसे महिलाओं के लिए भी चलाई है, सुकन्या योजना बच्चियों के लिए चलाई है? मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ और मैं जानती हूँ किसको लाभ मिला है किसको नहीं मिला है। जैसे सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, ठीक है, अब सारी चीजें लोगों तक नहीं पहुँच पाई हैं। सारी चीजें मैंने देखा है, मतलब सुलभ शौचालय के जो योजना चलाई है उन्होंने, कुछ लोगों के आए हैं, उन्होंने बनवाई और उसका यूज भी नहीं कर रहे वो लोग। जो बीच के लोग हैं, सरकार ने काफी कुछ किया है, जो बीच के लोग हैं वो उन तक पहुँचने नहीं दे रहे सारी चीजें। तो क्या मानती है कि कुछ फायदा मिलता है सरकार को इन योजनाओं को चलाने से, कि कुछ इफेक्ट कर पाएंगे 2020 के लोग सोचना हो? हाँ, यहाँ कह तो सकते हैं कि जो योजना चलाई है उससे कुछ फायदा तो है, लेकिन सभी तक नहीं पहुँच पाई है अभी तक ये चीजें जो है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो बीच के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा सुधारा जाए ताकि वो योजना सही तरीके से उन तक पहुँच सके। योजनाएं अच्छी है, जैसे महिला के लिए सुकन्या योजना चलाई, इससे लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाएगा, लेकिन इसी तरह महिलाओं को पढ़ाने के लिए भी योजना चलाई है, जिससे वो आगे पढ़ सके और बढ़ सके। तो क्या कहेंगी, कुछ फायदा? सरकार से थोड़ा बहुत फायदा तो सब सरकार से ही होता है, कि बुराई किसी सरकार की नहीं की जा सकती। जो चलाने वाले हैं वो ज्यादा अच्छे होने चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।